हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टायर टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सेकंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें दोस्तों आपके 4 पार्ट हो चुके हैं। आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 5। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि आपका इंग्लिश विषय का पवन सीरीज का लघु उत्तरीय प्रश्न पूरा पढ़ाया गया है इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, साथ ही इसी चैनल पे प्लेलिस्ट पे भी आपको ये सारे लिंक अवेलेबल है। तो दोस्तों, आपको जहां भी सुविधा आप वहां से अपनी स्टडी करिए। तो चलिए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है, ये देखिए, प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये आपके बीटीसी 2015 डीएलएड 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही एक बार आप इसको समझ लेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं भूलेगा। यहाँ देखिए, प्राच्य पाश्चात्य विवाद। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो प्राच्य है ये संबंधित है भारतीय लोगों से, ये संबंधित है भारतीय लोगों से, और ये संबंधित है अंग्रेज, यानी कि अंग्रेजी विद्वानों से कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर आपको बताते हैं, ठीक। भारत में सन 1813 के आज्ञापत्र के अनुसार जनसाधारण की शिक्षा का प्रबंध करना कंपनी का कर्तव्य हो गया था। तो दोस्तों, भारत में 1813 चार्टर एक्ट के तहत अब जो भारत पे चूंकि धीरे धीरे अंग्रेजों का शासन हो चुका था, तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का भी कार्यभार अंग्रेजों के माध्यम से संभाला जाना था। तो इसके लिए चार्टर एक्ट भारत आता है और उसमें ये साफ तौर से लिखा जाता है कि कंपनी का अब ये कर्तव्य होगा कि भारत के लोगों के लिए शिक्षा का प्रबंध करे, और इस कर्तव्य को पूर्ण करने हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि भी सुरक्षित कर दी गई। परंतु आज्ञा पत्र में ये स्पष्ट नहीं किया गया कि यह धन किस प्रकार खर्च किया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या थी कि यहाँ पे प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि भारतीय शिक्षा पर खर्च करने की बात तो कही गई, लेकिन वो शिक्षा किस तरह की हो और किस तरह की, एक तरह से चूंकि यहाँ पे तो अंग्रेज का शासन था, तो अंग्रेज अपने ढंग से अपने साहित्य को अधिक महत्व दें कि भारतीय साहित्य को अधिक महत्व दें। चूंकि यहाँ पे भारत के लोग, जो भारतीय विद्वान थे, वो भारतीय साहित्य को अधिक महत्व देने की बात कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर जो धन खर्च होगा वो भारतीय साहित्य की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए धन खर्च होगा। लेकिन अंग्रेज विद्वान का मत था कि यहाँ पे चूंकि अंग्रेजों का शासन था, इसलिए अंग्रेज विद्वानों का मत था कि जो भी अंग्रेजी साहित्य उसको पढ़ाने पर यह धन खर्च किया जाए। और दोस्तों, यहीं से जन्म होता है विवाद का। आगे हम देखें, यहाँ देखें, अतः शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रश्नों पर विवाद शुरू हो गए, जिसे प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, यही विवाद प्राच्य और पाश्चात्य विवाद के नाम से जाना जाता है, जहां पर यह डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि धन किस तरह से खर्च किया जाए। क्लियर। यहाँ पे देखिए, यह विवाद 20 वर्षों यानी कि 1813 से 1833 तक लगातार चलता रहा, यानी कि 20 वर्ष तक इस विवाद को कोई भी समाप्त नहीं कर पाया कि किस तरह से ये धन खर्च कर दिया जाए। तब तक लगातार चलता रहा ये विवाद लगभग 20 साल तक, और यह विवाद निम्नलिखित प्रश्नों पर था। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्लियर भी किया गया है। विवाद का विषय क्या था, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य, लक्ष्य, माध्यम एवं साधन क्या होना चाहिए। इस विवादास्पद प्रश्नों को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में 3 प्रमुख वर्ग बन गए थे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, प्राच्य शिक्षावादी, पाश्चात्य शिक्षावादी और लोक भाषावादी। तो दोस्तों, कहीं कहीं पर आपको ये 3 वर्ग भी मिलेंगे, कहीं कहीं पे आपको मेनली 2 ही वर्ग मिलेंगे। चूंकि ये जो प्राच्य शिक्षावादी और लोक भाषावादी ये इंडियन के ही लोग थे, और ये पाश्चात्य जो विदेशी अंग्रेज थे। तो दोस्तों, यहाँ पर ये विवाद बहुत ही ज़्यादा विकट रूप ले चुका था, चूंकि यहाँ पे इस विवाद का कोई अंत नहीं हो पा रहा था, और इसी विवाद का अंत करता है मैकाले। तो इसमें केवल आपको प्राच्य पाश्चात्य विवाद के विषय में पूछा गया, तो आप बस इतना ही लिखेंगे जितना इस बुक में दिया गया है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17,
भारतीय शिक्षा में मैकाले के योगदान का उल्लेख कीजिए। ये आपके बीटीसी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं उधर भारतीय शिक्षा को मैकाले का योगदान। भारत की शिक्षा के इतिहास में मैकाले का क्या योगदान रहा, इस विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है। कुछ विद्वान मैकाले को भारतीय शिक्षा के इतिहास में मार्ग प्रदर्शक मानकर चलते हैं, जबकि कुछ लोग मैकाले को भारत को दासता की जंजीरों में जकड़ने हेतु उत्तरदायी मानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो मैकाले था वो चूंकि अंग्रेज था, तो इसलिए वो अंग्रेज हमेशा अपने पक्ष के बारे में या अपने देश के हित के बारे में सोचेगा। तो इसलिए जो भारतीय विद्वान अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं उसके पक्ष में नहीं थे। और अगर अंग्रेजों की खुद की बात करें तो वहाँ पर वो अपने हित की बात सोच रहा था, और साथ ही यहाँ पे वो भारत में, चूंकि भारत में रह रहा था, तो वो भारत के लोगों को शिक्षित करने की भी बात कर रहा था, लेकिन वो अपने तरीके से शिक्षित करने की बात कर रहा था, भारतीय शिक्षा के अकॉर्डिंग नहीं। तो इसलिए भारत के जो विद्वान थे वो उसकी आलोचना कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, दादा भाई नौरोजी ने मैकाले की प्रशंसा करते हुए कहा था कि मैकाले भारत की उन्नति करना चाहता था, उसके इरादे नेक थे। तो दोस्तों यहाँ दादा भाई नौरोजी मैकाले की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि वो भारत की उन्नति करना चाहता था, उसके इरादे नेक थे। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें, अगर उसके इरादे नेक थे तो एक तरह से वो भारत के हित में कुछ बातें सोचता, लेकिन उसने हमेशा अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और, दादा भाई नौरोजी की एक बुक है इन्होंने लिखी है जिसका नाम पॉवर्टी एंड अनबिस्ट्रिस रूल इन इंडिया। ये इनकी बहुत ही फेमस बुक है, कभी कभी इनकी बुक का नाम भी पूछता है। तो यहाँ पे आगे हम देखें, उसने हमारी संस्कृति पर जो आरोप लगाए हैं उनको हमें उदारतापूर्वक भूल जाना चाहिए। तो दादा भाई नौरोजी का ये कहना था कि जो भी आरोप है, चूँकि दोस्तों जो मैकाले था वो भारतीय लोगों को असभ्य और भारत की जो भी पुस्तकें और जो भी ग्रंथ थे वो कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई मानते थे। जो भी भारत की पुस्तकें थी उनको वो पिछड़ा हुआ मानते थे। तो कहीं ना कहीं ये सारी उसमें कमियां थी, इस वजह से भी जो भारतीय विद्वान थे वो उसकी आलोचना करते थे। लेकिन दादा भाई नौरोजी का कहना था कि वो भारत की उन्नति करना चाहता था और उसके इरादे नेक थे। उसकी अज्ञानता के लिए हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए। ये हमेशा उसके पक्षधर बने रहे और ये कहते थे कि ये उसकी अज्ञानता है कि वो अगर कहीं भी भारतीय लोगों को पसंद नहीं आता तो उसे अज्ञान समझ करके उसको क्षमा कर देना चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे मैकाले के विषय में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों मैकाले के विषय में और सारी चीज़ें। यहाँ पे देखिए, पहला है शिक्षा के क्षेत्र में मैकाले को भारतीय शिक्षा का पथ प्रदर्शक माना गया है। चूँकि दोस्तों मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है, यही रीजन है कि उसको भारतीय शिक्षा का पथ प्रदर्शक भी मानते हैं। मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जा सकता है। वह प्रथम अंग्रेज विद्वान था जिसके विचारों से प्रभावित होकर एक ऐसी सरकारी नीति निर्धारित हुई जिससे प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त हो गया और आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ गई। तो दोस्तों यहाँ पर इसके पहले हमने आपको बताया था कि जो इतने सालों से 1813 से 1833 और 34 में जब मैकाले आता है, जब ये अपना कार्यभार ग्रहण करता है, तो उसके बाद इसी के पक्ष में से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। और इसने इस रिपोर्ट के बारे में ये प्रस्तुत किया कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से लोगों को शिक्षित किया जाए, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा भारत में लागू की जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, इसी के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। और यहाँ पर देखें, मैकाले के विवरण पत्र से भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकार किए जाने पर पाश्चात्य वैज्ञानिक के ज्ञान भारतीयों हेतु सुलभ हो गए। तरह से यहाँ पर अब तक केवल भारत में संस्कृत, वेद, पुराण, धर्म ग्रंथ की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर मैकाले के माध्यम से जो विवरण प्रस्तुत किया गया था उसमें अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाने से कहीं ना कहीं अब भारत में पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों हेतु सुलभ हो गया था। क्लियर? तो आपको यहाँ पे दो पॉइंट नोट करना है। पहला क्या है कि जो मैकाले था उसे अंग्रेजी शिक्षा का अग्रदूत कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं यहाँ पे भारतीय शिक्षा का पथ प्रदर्शक कह सकते हैं। और यहाँ पे अंग्रेज विद्वान होते हुए भी
अंग्रेज विद्वान था और वो जिसके विचारों से प्रभावित होकर एक ऐसी सरकारी नीति निर्धारित हुई जिससे प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का अंत हो जाता है और यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ जाती है। क्लियर? तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम देखें नंबर तीसरे पॉइंट पे। दोस्तों नंबर तीसरा पॉइंट है, अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय जनता में स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व की भावनाएं उत्पन्न करके उनमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न की। यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव नहीं होता तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम कभी नहीं छिड़ता। तो दोस्तों अगर हम बात करें अंग्रेजी शिक्षा की, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से लोगों में एक उत्साह जागृत हुआ कि वो अपने हक के लिए लड़ना सीखे और एक तरह से उनके अंदर राजनीतिक जागृति उत्पन्न हुई। यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव नहीं होता तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम भी कभी नहीं छिड़ता, क्योंकि दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम होने से कहीं ना कहीं लोग अंग्रेजी विषय को जान पाए और उससे संबंधित जो भी आवश्यक दस्तावेज थे एक तरह से भारतीय लोग उसको समझ पाए और उनकी कूटनीति चाल को भी समझ पाए। क्योंकि अगर किसी को अपने दुश्मन को हराना है तो दुश्मन की कमजोरी को समझना पड़ता है। तो उनकी कमजोरी क्या थी? उनकी कमजोरी थी कि किस तरह से उन्हीं के बातों से जवाब दिया जाए। तो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने उन्हें उन्हीं की लैंग्वेज में समझाना शुरू किया और धीरे धीरे उन्हें ये समझ में आ गया कि अब उन्हें इस देश को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, मैकाले के विवरण पत्र में कुछ कमियां थी, उसकी सिफारिशों को मान लेने पर भारतीय जनता पर कुछ दुष्प्रभाव भी पड़े, इसलिए मैकाले की कटु आलोचना भी की जाती है। तो दोस्तों अब चूंकि मैकाले का जो विवरण पत्र था वो अंग्रेजी शासन की तरफ से मान्य तो हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां थी जिसकी वजह से भारतीय जनता में दुष्प्रभाव भी पड़े, भारतीय जनता पर उसका दुष्प्रभाव भी पड़ा, भारतीय जनता उससे असंतुष्ट भी हुई और उसकी कटु आलोचना भी हुई। क्योंकि वो अंग्रेज था, अंग्रेजी शासन के हित के बारे में सोचेगा, तो यही सारी चीजें कहीं ना कहीं जो भारतीय विद्वान थे वो उसकी कटु आलोचना कर रहे थे, जहां पर भारतीय संस्कृति का लोप होकर के पाश्चात्य संस्कृति डेवलप हो रही थी। क्लियर? अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय शिक्षा में कर्जन के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ये आपके बीटीसी 2015 में पूछा गया। दोस्तों यहाँ पर देखिए जितने भी विचारक या विद्वान या जो भी अंग्रेज अच्छे पदाधिकारी रहे हैं उनके जो भी भारतीय शिक्षा में योगदान रहा उसी के विषय में ही हमें पढ़ना है। यहाँ पर हमें इतिहास से संबंधित चीजें नहीं पढ़नी है। यहाँ पर हमें जिस भी अंग्रेज ने जो भी शिक्षा में योगदान दिए, जो भी शिक्षा में परिवर्तन किया, उसी के विषय में ही हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा मैकाले। चूंकि मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव उसके माध्यम से हुआ, तो कहीं ना कहीं अगर हम अपना प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास पढ़ रहे हैं तो उसमें मैकाले का जिक्र होना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को जन्म दिया। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर भारतीय शिक्षा में कर्जन के योगदान के मूल्यांकन के विषय में। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें भारतीय शिक्षा के विकास में लॉर्ड कर्जन का योगदान निम्नलिखित है। यहाँ पर हम देखें पहला क्या है कि विश्वविद्यालय का पुनर्संगठन एवं उच्च शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना। तो इसका पहला योगदान क्या था कि जो विश्वविद्यालय थे उसका पुनर्संगठन किया इसने और उच्च शिक्षा का स्तर और ऊंचा उठाया। नंबर 2 पर हम देखें माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना। यहाँ पे इसने विश्वविद्यालयी शिक्षा का पुनर्गठन किया और उच्च शिक्षा का स्तर ऊंचा किया। नंबर 2 पर अगर हम देखें तो माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में भी वृद्धि किया। और नंबर 3 पर हम देखें तो प्राथमिक शिक्षा की उन्नति करना। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर हम देखें तो प्राथमिक में भी इसने योगदान दिया, माध्यमिक में भी इसने योगदान दिया और विश्वविद्यालय शिक्षा में भी इसने योगदान दिया और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया। तो दोस्तों इस तरह से आपके 3 पॉइंट तैयार हो गए, इसमें आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं है। और नंबर 4 पर हम देखें तो मातृभाषा को माध्यम बनाकर भारतीय भाषाओं का विकास करना। तो दोस्तों मातृभाषा जो कि क्षेत्रीय भाषा या मदर टंग हम जिसे कहते हैं, तो ऐसी भाषा को ही शिक्षा का माध्यम इसने बनाया था और उसी के माध्यम से भारतीय भाषाओं का विकास करना इसने अब शिक्षा का जो योगदान दिया था। इसमें चौथा पॉइंट हो गया। अब हम देखें नंबर 5 पॉइंट पे कृषि प्रधान देश के लिए कृषि शिक्षा की व्यवस्था करना। तो चूंकि
ये इसका बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों, क्योंकि जो कृषि थी उसी के विषय में शिक्षा देना, चूंकि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो इसमें लोगों को उन्नतशील तरह से किस तरह से कृषि की जाए, इसके लिए छात्रों के लिए कृषि से संबंधित शिक्षा की व्यवस्था की गई। और अब हम देखते हैं नंबर 6 पॉइंट पर, केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना करना। तो दोस्तों केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना करने से कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग था वो खुद में एक संगठित विभाग बन पाया, और साथ ही हम कहें तो शिक्षा के विभाग का निर्माण होने से कहीं ना कहीं शिक्षा की जो औसत उन्नति थी वो और तीव्र हुई। तो दोस्तों यहाँ पे आपने नंबर 6 पॉइंट तक देख लिया कि किस तरह से लॉर्ड कर्जन ने भारतीय शिक्षा में योगदान दिया था। तो इसमें पहला क्या था, विश्वविद्यालय शिक्षा का पुनर्गठन, उच्च शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना, और नंबर दूसरे पर था माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना। नंबर तीसरे पर हमने देखा था प्राथमिक शिक्षा की उन्नति करना, और जो भी शिक्षा देनी थी वो मातृभाषा में शिक्षा दी गई। नंबर चार पे हमें देखें यानी कि मातृभाषा के माध्यम से भारतीय भाषाओं का विकास करना। और नंबर 5 पर हम देखें भारत है वो कृषि प्रधान देश है, तो कृषि शिक्षा की व्यवस्था करना। और नंबर 6 पर हम देखें केंद्र में शिक्षा विभाग की स्थापना करना। चूंकि दोस्तों केंद्र में अगर शिक्षा विभाग की स्थापना होगी तो पूरे देश में शिक्षा को एकजुट करना और साथ ही शिक्षा में जो भी परिवर्तन करने हैं उसको करना आसान हो जाता है। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 2003 में सर्व शिक्षा अभियान का एक महत्वपूर्ण घटक बन गया था। यहाँ पर सबसे पहले हम देखें कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं क्या थी। पहला है, विद्यालय एवं कक्षा कक्षों को आकर्षक बनाने पर बल दिया गया। जो भी विद्यालय हैं उनकी कक्षा को किस तरह से आकर्षक बनाया जाए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, इस पर बल दिया गया। नंबर 2 पर हम देखें छात्र केंद्रित स्टूडेंट सेंटर्ड एंड कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर जोर दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर छात्र केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है कि किस तरह से छात्र को केंद्र में रखकर किस तरह से छात्र की क्षमता, योग्यता, अभिरुचि, रुचि, उनके स्तर का ध्यान रख करके पढ़ाया जाए जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हो। तो एक तरह से छात्रों को किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए इस पर बल दिया गया। और यहाँ पर हम देखें नंबर 3 पर है आपका, विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, अध्यापकों एवं शिक्षण सामग्री के संबंध में स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड केवल कहने के लिए ब्लैक बोर्ड है, लेकिन यहाँ पर विद्यालय की प्रत्येक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया। यहाँ पर जो भी छात्र थे उनको किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए शिक्षा के लिए, इसकी गुणवत्ता को किस तरह से बढ़ाया जाए इस पर ध्यान दिया गया और कक्षा कक्ष को आकर्षक बनाया गया। नंबर 3 पर हमने देखा कि विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, अध्यापकों एवं शिक्षण सामग्री के संबंध में स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख किया गया। यानी कि जो भी सुविधाएं होनी चाहिए शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने के लिए, यानी कि अध्यापक होना चाहिए और भवन होना चाहिए, शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, इन सब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान दिया गया। क्लियर। अब हम देखें नंबर 4 पर। यहाँ पर देखें नंबर 4 है आपका कि अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया हेतु न्यूनतम मदों का उल्लेख किया गया। किस तरह से अध्ययन और अध्यापन में न्यूनतम आवश्यकताएं क्या होनी चाहिए उस पर उल्लेख किया गया कि जिससे कि शिक्षण कार्य बेहतर ढंग से हो और छात्र सही ढंग से अधिगम कर पाएं। अब हम देखें नंबर 5 पर, तो प्रत्येक मद की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक मद के मानक एवं उसकी विशिष्टताएं निर्धारित की गई। तो दोस्तों जो भी आवश्यक सामग्री हम कह सकते हैं और जो भी आवश्यक शिक्षण वस्तुएं थी कह सकते हैं, उनकी गुणवत्ता को किस तरह से मेंटेन किया जाए और जो भी महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यानी कि यहाँ पे शिक्षण उद्देश्य बात हो रही है, उसको किस तरह से पूर्ण किया जाए और जो भी मद के मानक हैं उनकी विशिष्टताएं निर्धारित की जाए कि कितना उनमें क्या क्या विशिष्टताएं होनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या विशिष्टता होनी चाहिए कह सकते हैं हम, इन सब चीजों पर भी ध्यान दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्तर को सुधारने का प्रयत्न किया गया, जहां पर प्राथमिक स्तर तक के विद्यालयों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से ब्लैक बोर्ड योजना चलाई जा रही थी। और साथ ही अगर हम बात करें
उच्च प्राथमिक स्तर पर भी इसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिला। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 20। प्राथमिक शिक्षा में अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम SOPT कब प्रारंभ हुआ? इसके किन्हीं 2 उद्देश्यों का विस्तार कीजिए। ये आपके VTC 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं उत्तर। देखते हैं प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम SOPT कार्यक्रम संपूर्ण देश में 1993-94 से प्रारंभ हुआ। इसके उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं पहला उद्देश्य क्या था कि NCERT सन 1991 की राष्ट्रीय रिपोर्ट में चर्चित न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं पर बल देना। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें अनुस्थापन कार्यक्रम, जिस संपूर्ण देश में 1993 से लेकर के 94 से प्रारंभ हुआ ये कार्यक्रम, और इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। यहाँ पे देखिए NCERT सन 1991 की राष्ट्रीय रिपोर्ट में चर्चित न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं पर बल दिया गया। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की गई NCERT की 1991 में, इसमें जो भी रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में जो चर्चित न्यूनतम अधिगम स्तर था उनकी दक्षता पर बल दिया गया। तो जो भी स्तर तय किया गया था उसमें किस तरह से दक्षता लाई जाए इस पर बल दिया गया। और दोस्तों नंबर 2 पर हम देखें तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री का समुचित उपयोग करने की दक्षता का विकास करना। तो दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत जो भी प्राथमिक विद्यालय आ रहे थे उनमें किस तरह से समुचित सामग्री का प्रयोग किया जाए, एक तरह से उनमें किस तरह से दक्षता यानी कि स्किल डेवलप की जाए, किस तरह से जो वहाँ के शिक्षक हैं उसमें गुणवत्ता लाई जाए, और जो भी सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाए, जो भी भवन है, जो भी उन सब चीज़ों पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए, इस पर बल दिया गया। तो दोस्तों अब हम देखें नंबर 3 पर। तो दोस्तों नंबर 3 पर है अध्यापकों को छात्र छात्राओं केंद्रित अधिगम अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों यहाँ पर नंबर 3 पॉइंट पर है कि जो भी अध्यापक हैं वो छात्र छात्राओं को केंद्र बनाकर ही अधिगम अपनाने हेतु प्रोत्साहित करें। तो दोस्तों कई सेंटेंस का मतलब ये है कि जो भी शिक्षक हो वो छात्रों की रुचि योग्यता क्षमता स्तर को ध्यान में रखकर ही शिक्षण कार्य करें, जिससे कि छात्र सही ढंग से अधिगम कर पाए। अब हम देखें नंबर 4 पॉइंट यानी कि लास्ट पॉइंट है कौशल तथा क्रियाकलाप केंद्रित शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कौशल यानी कि स्किल और क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटी केंद्रित शिक्षण। यहाँ पे जो भी शिक्षण कार्य हो वो छात्रों में स्किल डेवलप करे और साथ ही उनमें एक्टिविटी के माध्यम से अधिगम कराया जाए, तो इस पे अधिक ध्यान दिया गया। एक तरह से इस प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया गया कि जो भी शिक्षक हो वो कहीं ना कहीं छात्रों को एक्टिविटी के माध्यम से और उनमें स्किल डेवलप करके उन्हें अधिगम कराएं, जिससे कि वो करके सीखें। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में यहाँ पर आप इसकी डिटेलिंग कर सकते हैं कि किस तरह से प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम यानी कि SOPT, यानी कि यहाँ पे दोस्तों इस लाइन को आप देखिए विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम SOPT, तो ये संबंधित किससे? शिक्षक से। किस तरह से शिक्षक और जो भी विद्यालय हैं उनमें किस तरह से गुणवत्ता लाई जाए, जिससे कि छात्रों को सही ढंग से अधिगम, उस अधिगम के माध्यम से उनका व्यक्तित्व का विकास हो, उनका शारीरिक मानसिक और सर्वांगीण विकास हो, चारित्रिक विकास हो, नैतिक विकास हो। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखी गई। तो इसमें हमने ये आपके 4 पॉइंट देखे। नंबर पहले में क्या था कि NCERT सन 1991 की राष्ट्रीय रिपोर्ट में चर्चित तो जो न्यूनतम अधिगम स्तर तय किया गया था उसमें दक्षता पर बल दिया जाए, क्लियर। और नंबर 2 पर क्या था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं, जो भी सामग्री है वो समुचित उसका उपयोग हो और उसमें दक्षता का विकास किया जाए। जो भी ऐसा नहीं कि केवल सामग्री का उपयोग हो बल्कि उसको स्किल के साथ उसका यूज किया जाए, जिससे कि जो भी छात्र हैं वो उनका जो अधिगम हो वो प्रभावशाली हो, वो कहीं ना कहीं उस अधिगम से करके सीखे। एक तरह से वहाँ पर वो रटने वाला काम ना हो बल्कि वो करके सीखने वाला कार्य करें और वो अधिगम करें। कह सकते हैं कि अध्यापकों को छात्र छात्राओं को केंद्र अधिगम अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों यहाँ पे शिक्षक जो है छात्रों की रुचि योग्यता क्षमता और स्तर का ध्यान रखे, जिससे कि छात्र केंद्र शिक्षा बने।
और जो शिक्षक है वो अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली भी बनाए, जिससे कि छात्र सही ढंग से अधिगम करें। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट आपका था कि कौशल तथा क्रियाकलाप केंद्रित। इसका ये मतलब है कि छात्रों में स्किल डेवलप की जाए और साथ ही उन्हें एक्टिविटी के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे कि वो करके सीखें और साथ ही वो उनका जो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो और आध्यात्मिक के साथ साथ कहीं ना कहीं नैतिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, जिससे कि वो देश में एक योग्य नागरिक के रूप में देश की उन्नति करें और साथ ही राष्ट्र की उन्नति करें। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इससे आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।